तरीके से अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज अपना एक नया जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस पर। और पास्ट टेंस में आज हम पहला पार्ट लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन बता दूं क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट टेंस रेफर्स टू इवेंट्स एंड एक्शन। पास्ट टेंस उन एक्शन और इवेंट्स के लिए रेफर किया जाता है दैट टुक प्लेस इन एन अर्लियर टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में बहुत पहले घटित हुई हैं। यानी ऐसे एक्शन, ऐसी कोई घटनाएं, ऐसे कोई कार्य जो भूतकाल में बहुत पहले घटित हुए हैं, ऐसे किसी भी एक्शन को, ऐसे किसी भी इवेंट को रेफर करने के लिए हम कौन सा टेंस अप्लाई करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। In this tense, the time of happening action cannot be identified. डियर स्टूडेंट, ये जो टेंस होता है इसमें घटना के घटित होने का जो समय होता है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। कभी भी इसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि घटना का टाइम क्या था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम रोट ए लेटर। राम रोट ए लेटर। यहाँ पर स्टूडेंट्स, राम रोट ए लेटर जो हमने लिखा है, ये जो एक्शन इसमें राइट का है, लिखने का है, वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाइड या जस्टिफाइड टाइम इन दिस सेंटेंस। हम यहाँ पर एक टाइम जो है इसका कब हुआ, कब घटित हुई घटना, इसको आइडेंटिफाई करने में हम क्या हैं? अनएबल हैं। हमें पता नहीं है राम ने लेटर कब लिखा। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना डियर स्टूडेंट कि व्हेन वी use past indefinite tense, in this tense the time of happening action cannot be identified। जब भी हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, तो वहाँ पर किसी भी एक्शन के हैपन होने का जो टाइम है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको नहीं पहचाना जा सकता है। राम रोट ए लेटर, इन दिस सेंटेंस द टाइम ऑफ हैपनिंग द एक्शन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई हियर व्हेन राम writes a letter, when Ram wrote a letter, and up to कब तक लिखा, टिल ये लेटर, ये भी हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ एक्शन। और इसलिए ये कौन से टेंस का सेंटेंस कहलाएगा डियर स्टूडेंट? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसकी जो डेफिनेशन है, एक बार फिर से इसका इंट्रोडक्शन है वो आपको रिपीट कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ कि पास्ट टेंस जो होता है उन इवेंट्स और उन एक्शंस के लिए अप्लाई किया जाता है जो कि पास्ट में बहुत पहले घटित हुई हो। दूसरा, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें टाइम ऑफ हैपनिंग एक्शन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इसमें एक्शन के हैपन होने का जो टाइम है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मोस्टली सबसे अच्छी क्या होती है? पहचान होती है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर पे। व्हेन वी ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, I mean a positive sentence, negative sentence, interrogative sentence, then which structure will be applied for the past indefinite tense? So dear student, when we translate here affirmative sentence, I mean positive sentence, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अप्लाई हियर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, आफ्टर देन वी शैल यूज हियर पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद में हम क्या करेंगे? वर्ब इन सिंपल पास्ट, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल ये यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। व्हेन वी ट्रांसलेट पॉजिटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस डियर स्टूडेंट, एक्सिलरी वर्ब विल नॉट बी यूज्ड, कहीं यूज नहीं की जाएगी। इसमें हम क्या यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। ओके, जैसे ही प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन का, प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का हो,
आप सबके साथ में इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज करोगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या इसमें प्राइवेट क्या यूज नहीं करनी है? इसमें एक्चुअल वर्ब यूज नहीं करनी है, इसमें हम सहायक क्रिया यूज नहीं करेंगे। ओके, कब नहीं करेंगे? व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट एनी पॉजिटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब हम इसमें एक्चुअल वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इन दिस वे। ओके, एक सेंटेंस और देखिए। एक सेंटेंस आपको और बताता हूँ। जैसे आई taught you a lesson in the class। अब देखिए स्टूडेंट, अगेन इन दिस सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हमने क्या यूज किया है? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब इन सिंपल पास्ट। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल यूज किया हमने। इसी तरीके से दे प्लेड फुटबॉल मैच ऑन द ग्राउंड। अब आपसे कोई पूछे डियर स्टूडेंट ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो पहली बात तो ये कि पास्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें वर्ब इन सिंपल पास्ट यूज हुई है। दूसरा, आप सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे बोला जाए कि कौन सा सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस बताओगे आप स्टूडेंट? ये आपका कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है? इन विच फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? तो वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव फॉर्मेशन। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आपको क्या याद रखना है? when we translate any sentence, then first of all we shall use your subject in the sentence, after then we shall use your past participle verb in the sentence, then we shall use your object in the sentence, and after object if we have any other object in the sentence, I mean any other element in the sentence, then we shall use any other elements after object, and at the end of sentence we put here full stop। इसमें क्या यूज नहीं किया जाएगा? एक्सलरी वर्ब यूज नहीं होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जो होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें एक्सलरी वर्ब आपको यूज नहीं करनी है, इसमें आपको केवल पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करनी है। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ ऐसी ऐसी यूज कर रहे थे ना, वहाँ भी एक्सलरी यूज नहीं होती है। वैसे ही इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट एक्सलरी यूज नहीं होगी। अब चलते हैं अपन इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर तो वही रहता है, सब्जेक्ट पहले आता है, बस इसमें नेगेटिव वगैरह एक्सलरी की नोट नहीं लगाया जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे? नोट और लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल apply here subject in the sentence, after then we shall use here auxiliary verb। or dear student, in this tense which auxiliary will be used? did। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू डज होती है, और इसमें क्या होती है? डिड होती है। एक ही auxiliary होती है जो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है, इसमें एक्सलरी एक ही होती है। तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें डिड साइक क्रिया रखेंगे। आफ्टर देन वी शैल इंसर्ट हियर नॉट बिटवीन एक्सलरी एंड ए रूट वर्ब। यहाँ पे एक्सलरी और रूट वर्ब बेस फॉर्म जो होती है, उन दोनों के बीच में हम क्या रखेंगे? नॉट रखेंगे, नेगेटिव फॉर्म क्रिएट करने के लिए। इसके बाद में हम वर्ब इन बेस फॉर्म लिखेंगे। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, क्योंकि आफ्टर डिड
सेकंड फॉर्म नहीं होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म आती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बेस फॉर्म रख देंगे। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो वो रख देंगे, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल पुट हियर इन फुल स्टॉप। अब देखिए यही सेंटेंस है, इसी का नेगेटिव बना रहा हूँ। तो ही सब्जेक्ट लिया हमने, इसके बाद में हम एक्चुअली नेगेटिव बनाने के लिए लगाएंगे। तो इस टेंस की एक्चुअली क्या होती है, इस टेंस में एक्चुअली डिड यूज की जाती है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। तो हमने यहाँ पे डिड रख दी। इसके बाद नेगेटिव फॉर्मेशन लेने के लिए हमने सेंटेंस में नोट रखा है। नोट के बाद में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बेस फॉर्म रखेंगे। यहाँ पे बेस फॉर्म ये मिस प्रिंट है, प्ले है यहाँ पे, तो प्ले की बेस फॉर्म प्ले होती है। और उसके बाद में हम क्या रखेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस अपना क्या हो गया, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इस तरीके से सेंटेंस को बना रहा हूँ, सब्जेक्ट आई ले रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी आएगा इसके साथ में भी, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो नंबर है, जेंडर है, और जो पर्सन है उसका एक्सलरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक्सलरी एक ही होती है, इसलिए डी रखेंगे। इसके बाद नेगेटिव फॉर्मेशन देने के लिए हम नोट रख देंगे यहाँ पे। इसके बाद में बेस फॉर्म रखेंगे टीच इंग्लिश इन द क्लास। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से ट्रांसलेशन में आपको यूज बनाना है, ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस का इस तरीके से करना है। कोई दिक्कत? अब तक के पॉजिटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब चलते हैं हम किस सेंटेंस की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। डियर स्टूडेंट,